नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। असम की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। लिहाजा पहले दिन से मुख्यमंत्री समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी फौज असम में मोर्चा संभाली हुई है। चुनावी सभा और रैलियों में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। हालांकि रमन सिंह को राहुल की बात रास नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए राहुल जी। छत्तीसगढ़ आकर देखिए, 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है छत्तीसगढ़ सरकार। रमन सिंह ने राहुल के बहाने राज्य सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने भी तुरंत आईना दिखाया। चुनावी वादों और उस पर जारी सियासत पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनावी वायदों पर जंग। पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट बम से राहुल पर अटैक। 36 वायदों पर साधा निशाना, कांग्रेस ने भी दिखाया आईना। हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्पष्ट किया था कि हम जो वायदे करेंगे उन वायदों को पूरा करके दिखाएंगे। ये वायदे खोखले नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में हमने कर्ज माफी करके दिखाई। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राहुल गांधी और भूपेश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। रमन सिंह ने लिखा, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी, आप छत्तीसगढ़ आइए और विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। शराबबंदी, 1 लाख रोजगार, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 2500 रुपए धान की MSP, वृद्धा पेंशन समेत अन्य वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 36 में से एक वायदा भी पूरा नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ सरकार। रमन सिंह ने राहुल गांधी के बहाने राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। झूठ कैसे बोला जाता है, विधानसभा में इसका उदाहरण आपके सामने में है कि कितने आपने घोषणा पत्र को पूरा किया। अलग अलग जो बातें आ रही थी घोषणा पत्र में, इनकी झूठ पकड़ी गई। यहां से लेकर के दिल्ली तक केवल एक ही काम है कि भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, और उसमें कांग्रेस की मास्टरी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा कांग्रेस पर जो वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है वह पूरी तरीके से झूठ है, गलत है। वादा खिलाफी तो भाजपा ने लगातार की छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ। 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा ने कभी संकल्प पत्र के नाम पर, कभी घोषणा पत्र के नाम पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की। भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाले 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन वक्त और नजाकत देखकर बीजेपी अधूरे चुनावी वायदों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकती। ऐसे में जब असम के अखाड़े में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल का गुणगान कर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है, तो बीजेपी काउंटर अटैक में पीछे नहीं है। बहरहाल चुनावी वायदों पर ना तो ये विपक्ष का पहला हमला है और ना ही सरकार की तरफ से हुआ पहला पलटवार। पर सवाल ये है कि इस अंतहीन लड़ाई से प्रदेश की जनता की कितनी भलाई होगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो रमन सिंह के जो ट्वीट अटैक है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ होंगे और कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ होंगे, जो कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सबसे पहला सवाल तो नवीन मार्कंडे जी आपसे कर लिया जाए, चूँकि आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो ट्वीट वार किया है राहुल गांधी पर, इसके क्या मायने हैं? छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी इन सब बातों का कितना औचित्य है? और असम चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह वहाँ प्रचार के लिए गए थे और उसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसका छत्तीसगढ़ से जवाब देने का क्या औचित्य है? क्या असम की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करने का प्रयास है? सीरीज इसमें मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अब 2.5 वर्ष पूरा कर लिए हैं और अब तीसरे वर्ष की स्थिति में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ऐसा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 36 वादे करके 36 बार ठगा है,
जो कांग्रेस की सरकार ने। और जब मैं देख रहा था, जब सदन में जब ये बातें आई और पूछा गया कि कितने वादे आपने पूरे किए हैं, तो भूपेश बघेल जी वादों को गिना भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज एक तरफ है कि जिस तरह से यहाँ जब उस समय इलेक्शन के समय जब राहुल गांधी जी भी आए और कहें कि हमने 10 मिनट में हम कर्ज माफी कर देंगे, और भी बहुत सारी बातें उनने कहे हैं, लेकिन क्या अब तक के ये वादे पूरे हो पाए हैं क्या? अगर हो पाए हैं तो कांग्रेस को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरी तरफ एक है कि आप असम के चुनाव में जाकर, छत्तीसगढ़ अभी कोविड से लड़ रहा है, भयावह स्थिति है, सब जानते हैं, केंद्रीय टीम यहां अभी आई हुई है, उसके बावजूद भी आप असम के चुनाव में आप इतना मशगूल है कि आप अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को उनकी चिंता करने की आपके पास जगह ही, समय ही नहीं है। दूसरी चीज, आप असम में जाकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसे वादे कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के वासियों को आपने ठग चुका है, झूठ बोल चुके हैं। और वही झूठ अगर असम की जनता के समक्ष बोल रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी को यह जरूरी हो गया था कि ये बातें रख कर, अपनी बातें रख कर छत्तीसगढ़ की जनता को भी अवगत कराना था कि ये कांग्रेस की सरकार 3 वर्ष पूरे आने की स्थिति में है तो भी वादा पूरा नहीं किया और अब असम की जनता को ठगने का काम कर रहा है। तो सावधान रहना चाहिए असम की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को प्रश्न करना चाहिए। नवीन जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक रूप से आपकी बात सही भी हो सकती है जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन यदि आपको, आपकी पार्टी को मालूम था कि भूपेश बघेल जी और उनकी टीम वहां पर असम में डेरा डाले हुए है और छत्तीसगढ़ मॉडल की वो बात ना सिर्फ असम में बल्कि जहां जहां जाते हैं उस फोरम से वो बात करते हैं, तो आपकी पार्टी को इतनी देर से क्यों याद आया कि भूपेश बघेल जी को काउंटर करना है, तो उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी को आखिरी में आपने भेजा? यदि आपको ऐसा लग रहा था आपकी पार्टी को कि वहां पर भूपेश बघेल जी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उनको अपनी पार्टी के यहाँ के नेताओं को वहां भेजना था। रही बात चुनावी वादों की, तो चुनावी वादों के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता तो बहुत अच्छे से समझती होगी कि कितने वादे पूरे हुए हैं, उनको कितनी राहत मिली है, किस चीज़ में उनको कितना फ़ायदा हुआ है। सबको मालूम है किस तरह से कांग्रेस ने कर्ज माफ़ किया और वो किसी से छुपा भी नहीं है। तो आपकी पार्टी, जैसा आपने बोला कि 2.5 साल हो गए हैं और अब सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, तो आपको भी मालूम है कि घोषणा पत्र तो 5 साल के लिए होता है, 2.5 साल के लिए तो होता नहीं है, और 2.5 साल भी अभी इस सरकार को नहीं हुए हैं, वो भी जून में होंगे। नहीं, श्रीज जी आपने बहुत सही कहे। मैं पूछना चाहता हूं कि 36 अगर वादे हैं तो 36 वादे में कितने वादे को पूरे किए हैं? 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, तो क्या आप 34-35 ऐसी 36 वादों में क्या 17-18 वादे इनने पूरे किए हैं क्या? नवीन जी, आधा नवीन समय हुआ इनको 2.5 वर्ष, तो 18 वादे बता देना कि इसने पूरे किए हैं, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को ट्वीट करना इसलिए पड़ा, मैंने बताया ना कि भाई जो ठगने का काम इसने किया है वही जनता असम को कर रहा है। लेकिन हम लेट नहीं गए हैं, हम तो भाई फर्स्ट फेज के चुनाव जब छत्तीसगढ़ के हम लोगों को जो जिम्मेदारियां मिली थी, तो हमने छत्तीसगढ़ के जो इस कांग्रेस की जो झूठा वादा और घोषणा है, हमने उनको अवगत कराए हैं। वहां डॉक्टर रमन सिंह जी भी गए थे और अभी भी उनको अवगत करा रहे हैं। तो हमने तो कांग्रेस के जो झूठ का जो चरित्र है, चेहरा है, हम उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता सावधान रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भोग रही है उस दंश को। चलिए ठीक है, लेकिन आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने विधानसभा के अंदर इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि उन्हें 14 वादे पूरे कर दिए और बाहर कांग्रेस के जो नेता हैं वो 24 वादे की बात करते हैं। और रही बात यदि नेता के असम जाने की, तो प्रधानमंत्री भी जिस तरह से घूम रहे हैं देश में, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के भी जो सीएम है वो भी बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये बात तो कितनी सही है राजनीतिक रूप से आप ही समझ सकते हैं। खैर, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन मार्कंडे जी का कहना था कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है और डॉक्टर रमन सिंह की जिम्मेदारी बनती है ये बताने की कि छत्तीसगढ़ में वैसी बातें नहीं हुई हैं, वैसे वादे पूरे नहीं हुए, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ते की बात है और 2500 रुपये धान की MSP की बात है। ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी और राहुल गांधी को टैग करते हुए।
तो आपका क्या कहना, आपकी पार्टी का क्या मानना है कि डॉक्टर रमन सिंह इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं असम को लेकर? देखिए, मुख्य बात यह है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह जी के सामने अपने नेतृत्व को चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिस बुरी तरह से पराजय हुई है और जिस तरह से जनता ने उनको अस्वीकार किया है, और न सिर्फ आम चुनाव में अस्वीकार किया बल्कि ग्राम पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, 3 उपचुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको तिलांजलि दी है, इससे डॉक्टर रमन सिंह जी का व्यथित होना, चिंतित होना, आक्रोशित होना और असंतुलित होना तो भी बहुत स्वाभाविक बात है। अब जहां तक सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल का ये पोल खोलने गए थे असम, हमारे नवीन भाई बता रहे थे, तो भाई साहब आप ये तो बताए होंगे वहां जाकर के कि केंद्र की सरकार ने हमारे गोधन न्याय योजना को अपनाने के लिए कई राज्य इसमें आगे आ रहे हैं और इसको बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने मनरेगा में सर्वाधिक अच्छा काम करने का पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। केंद्र की सरकार ने वनोपज उपार्जन में छत्तीसगढ़ के सरकार को सबसे ज्यादा सराहना की है। और दूसरी बात, जब डॉक्टर रमन सिंह जी इतनी ज्यादा चिंतित हैं हमारे वादों से, तो जरा पीछे पलट के देख लें अपने 15 साल में उन्होंने कितने वादे किए और कितने वादे पूरे किए। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मन में इतनी तकलीफ है, तो मैं सिर्फ एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ शिरीष जी, कि डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने पत्र लिखा कि 2100 रुपए कम से कम धान का खरीदी मूल्य होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अब तक डॉक्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी को कितने बार पत्र लिखा? क्या वो छत्तीसगढ़ के बाहर के व्यक्ति हैं या छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्या हल हो गई? आज जब छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में न सिर्फ कर्जा माफ किया, 2500 रुपए में जब धान खरीदी कर रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों की माली हालत सुधरी है, उसकी वजह से व्यापार चल रहे हैं, उसकी वजह से उद्योग चल रहे हैं और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ एक विकास की दिशा की ओर अग्रसर है। और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे भारत में अगर प्रशंसा प्राप्त कर रहा है, तो कायदे की बात यह है कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का गोबर खरीदी के लिए अभिनंदन किए, मैं वहां स्वयं उपस्थित था। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से विचारधारा अलग हो गए हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। मैं आपको कह रहा हूं, जब हमारी सरकार ने कह दिया, विधानसभा में कह दिया कि हमने 14 वादा पूरा किए, मगर इसके अलावा जैसे राम वन गमन पथ है या गोबर खरीदी की योजना है या गौठान की योजना है, इन सारी योजनाओं को घोषणा पत्र में न होते हुए भी लागू किया गया है। उसी तरह से प्रत्येक जिले में अंग्रेजी स्कूल खोलने का, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल करके तमाम कमजोर तबके के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा देने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। चलिए, अच्छी बात है जो आपने नवीन मार्कंडे जी की बात को जिस तरह से काउंटर किया है। आपने बताया कि सरकार ने क्या क्या किया और किन किन फ्रंट पर काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि चुनाव असम का हो रहा है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है, सबको मालूम है किस तरह से काम चल रहा है, और यदि उस पर राजनीति करनी थी तो छत्तीसगढ़ में रह के ही हो सकता था। राहुल गांधी को उसमें टैग करने, इसका मतलब है कि असम के चुनाव को प्रभावित करने का एक प्रयास है। खैर, वो राजनीति में आवश्यक है, उनकी अपनी पार्टीगत मजबूरी भी है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि गोबर खरीदी योजना के बारे में जो केंद्र सरकार ने उसकी सराहना की है, लोकसभा की कमेटी ने भी उसको दूसरे राज्यों को अपनाने के लिए कहा है। नवीन जी, आपसे सवाल ये था कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार, मतलब छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, इसका जो छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसकी बात अब कांग्रेस के सभी मंचों पर होने लगी है, अलग अलग राज्यों में होने लगी है, और छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनकी चर्चा कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है जिसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो लगातार अपने भाषणों में, अपने बयानों में उसकी चर्चा, अपने ट्वीट में उसकी चर्चा करने लगे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल उनके लिए एक बड़ी समस्या होगा चुनाव लड़ने, जीतने और जनता के बीच जाने में? देखिए श्रीष जी, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा एक शब्द में कि सुरेन जी ने जो बातें रखे हैं वो योजनाओं के बारे में रखे हैं, वादा के बारे में उनने कोई बात नहीं रखे।
जिस वादों के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया था, पहला। दूसरी चीज़ ऐसा है कि भूपेश बघेल जी का कांग्रेस में क्या उनकी प्रशंसा होती है, क्या उनकी बातें होती है, ये हमारा विषय नहीं है, वो उनका विषय है। दूसरी चीज़ और मैं इस पर मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश भर में आप कितने जगह कांग्रेस की सरकार है, तो 3 जगह है उनकी सरकार, और 3 जगह में वो 2 जगह तो घिरा हुआ है अपनी सरकार बचाने में, और वहाँ के असंतोष और असहयोग कांग्रेस में जो हो रही है उस पर। तीसरे जगह जो यहाँ ज़्यादा मेजोरिटी में रहने के कारण इनको यहाँ से निकाल कर दूसरे जगहों पर इनको जिम्मेदारियां दे रही है। अब ये क्या है कि जब शराब में सेस लगाता है तो उस पैसे को बिहार में और असम के चुनाव में खर्च करता है, वो अभी तक के स्पष्ट किया नहीं है। वो यहाँ जो किसानों को जो चौथी किस्त देना था उसमें 500 करोड़ रुपए की इनने जो है कटौती किया है, हर क्विंटल में प्रति क्विंटल 20% इनने कटौती किया, उस पैसे को असम के चुनाव में ये खर्च कर रहा है। दूसरी और चीज है कि ये कोरोना के लिए सेस लगाता है और ये स्पष्ट नहीं करता कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। नवीन जी, और ऐसे जो कांग्रेस को चलाने का काम पूरा जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दे दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ के पैसे से सरकार केंद्र में जो इनकी कांग्रेस की जो लोग हैं, उनके संगठन है, उसको चलाने में लगे हैं और चुनाव में इनको प्रभारी बना के भेजते हैं ताकि ये उन जगहों के खर्च उठा पाए। ये इनकी कोई कद नहीं बढ़ा है, इनको ये दुधारू गाय है, इनको दूह रहे हैं कांग्रेस, और इनके पास कोई नेता नहीं है। अगर इतने ही बड़े नेता है, अगर इनकी बातें आई है कि ये बड़ा कद वाले नेता है, इतने 19 नंबर में या 18 नंबर में, कितने में नंबर, तो अगर ये है तो क्या राहुल गांधी से भी इनका कद बड़ा हो गया है क्या? सोनिया गांधी जी से भी इनका कद बड़ा हो गया है क्या? और अगर इतने बड़े कद में हो गए हैं तो भाई कांग्रेस इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? वैसे भी तो टोटा पड़ा हुआ है कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो क्यों इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना देना चाहिए? भाई भूपेश बघेल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, हम तो उसका स्वागत करेंगे। तो ऐसे है कि ये कांग्रेस जो है प्लानिंग से भूपेश बघेल जी को दूहने का काम कर रहा है। नवीन जी, आप विधायक रहे हैं, आपको भी इतना नॉलेज होगा कि जो सरकार टैक्स लगाती है उसका पैसा चुनाव प्रचार पे तो खर्च हो नहीं सकता, वो तो सरकारी खजाने में आता है और उसका जो भी उपयोग होता है वो सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। सुनिए ना मेरी बात, तो उस पैसे को तो खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता, और पार्टी का अपना जो फंड होता है उसको खर्च कर सकते हैं। अवैध खनन भी हो रहा है, अवैध खनन, रॉयल्टी चोरी हो रहा है। आपने सेस की बात की, अभी सेस का पैसा कैसे किसी चुनाव प्रचार में खर्च हो सकता है, मुझे समझाइए। एक बात, दूसरा आपका कहना है कि कांग्रेस तो कहां खर्च कर रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूं भाई। जब सदन में पूछा गया वहां जवाब नहीं दिए तो अभी क्यों उस पर पूछेंगे नहीं? तो वही तो जनता चाह रही है कि आखिर ये वादे करते हैं, ये सदन में बनाती वो नवीन जी, ये तो नवीन जी स्पष्ट तो करें छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। नवीन जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने ही सदन में आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस सरकार है यहाँ की, उसने जो सेस लगाया उस पैसे को वो गौठानों पे खर्च कर रही है, और आप बोल रहे हैं असम में खर्च कर रही है। तो आपकी पार्टी में ही तय नहीं है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, एक बात। दूसरा आपका कहना किसके लिए लगाया था? मैं श्रीज जी, ये सेस कहां लगाया था, किसके लिए लगाया था? कोविड के लिए, कोरोना के लिए। तो ये कोविड में क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं? वो गौठान में क्यों कर रहे हैं खर्च? अभी आप बोले असम में कर रहे हैं। 15वें वित्त की राशि भी आप गौठान में खर्च कर रहे हैं, डीएमएफ के पैसा भी आप गौठान में खर्च कर रहे हैं, और जो मनरेगा का पैसा भी आप गौठान में खर्च कर रहे हैं, फिर सेस की पैसा भी गौठान में खर्चा कर रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में केवल गौठान है क्या? जनता की जो जाने जा रही है वो नहीं है? नवीन जी, आपकी बात पर मैं जवाब लूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से, जो मुझे समझ में आया उतना तो मैंने आपको जवाब दिया। एक सवाल आपने और कहा कि कांग्रेस की जो 2 सरकारें हैं वो अनस्टेबल हैं, वहाँ पर वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। तो आपके उत्तराखंड में क्या स्थिति बनी, अभी आपका कर्नाटक में क्या स्थिति है, और अन्य जगहों पर भी क्या चल रहा है, आपको भी मालूम होगा, आप अपनी पार्टी को बेहतर जानते हैं।
चलिए, आपने जो भी बातें की हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं, उस पर मैं सुरेंद्र शर्मा जी का जवाब चाहूँगा। शर्मा जी, नवीन मार्कंडे जी का कहना है कि आपकी पार्टी की जो सरकार है वो जो सेस लगा रही है उस पैसे को बता नहीं रही, वो कहाँ खर्च कर रही। कोरोना के लिए जो सेस लगाया उस पैसे को उनका कहना है कि असम में खर्च किया जा रहा है और अन्य राज्यों में खर्च किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि भूपेश बघेल जी का कद इसलिए बढ़ रहा है कि वो कांग्रेस के लिए एक दुधारू गाय हैं और वही सब खर्च उठा रहे हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, जो मैं कहता हूँ वो तो आपने पहले ही पूछ लिया कि पहले तो आप ये तय कर लो कि सेस का पैसा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, असम में हुआ कि गौठान में हुआ कि कोविड में हुआ। दरअसल में आज भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है डॉक्टर साहब। मेरे बचपन में याद आता है, मैं छोटे छोटे जब हम लोग थे तो मैं देखता था कि जो बच्चा जो है ना नहीं सकता था तो वो दूर जाके पत्थर फेंक के मारता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय भूपेश बघेल जी के बढ़ते हुए कद से, अरे भाई हमारी पार्टी है, उनको कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उपयोग नहीं करना है, किस तरह से उनका। आज आप एक बात, मैं दरअसल में चर्चा में बात छूट जाएगी, मैं एक बात पे जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा नवीन भाई को भी और छत्तीसगढ़ की जनता को भी कि छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है एक तरह से सर्वोदय का आधुनिकीकरण है। आधुनिक समाज में टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो परंपरागत चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारी भू संपदा है, हमारी जो वन संपदा है, हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, इन सारी चीजों को संरक्षण करने का, बढ़ावा देने का प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इस बात को मानती है कि किसानों के उत्थान में छत्तीसगढ़ का उत्थान है, क्योंकि यहाँ 70 से 80% लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अगर आपके रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में भी रहने वाले जो लोग हैं, सुरेंद्र जी, उनकी जी आपसे एक सवाल है मेरा। जो नवीन मार्कंडे जी ने कहा है कि आपने, जो उनके सवाल थे कि वादों पे बात हुई थी, चुनावी घोषणा पत्र पे बात हुई थी, लेकिन आपने जवाब योजनाओं का दिया, इसका जवाब चाहूंगा आपसे। इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है कि हमने जो वादे किए थे, हमारी योजनाओं को तो स्वीकार रहे ना। हम जिन योजनाओं पर चल रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, इसमें क्या है कि हमने 36 वादे घोषणा पत्र में किए। कोरोना आ जाएगा इसकी कोई जानकारी किसी को थी नहीं, इसका कोई फोरकास्ट या इसकी भविष्यवाणी करने वाला कोई व्यक्ति था नहीं। तो ये एक आपातकालीन स्थिति हमारे समक्ष उपस्थित हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के सामने इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से काम किया है, अधिकांश वादे पूरे किए हैं, कुछ वादे नहीं किए थे वो भी पूरे किए हैं। और इत्मीनान रखिए, अभी हमारी सरकार को पूरे 2.5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल का समय है, 60 महीने का समय है। मेरी जवाब नहीं आ पा रहा है श्री जी। आप उसको महीनों जो में किसानों के कटौती जो हुआ है चौथे किस्त में, उसका क्या जवाब है ये तो बताइए सुरेंद्र जी। जो 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए नवीन जी क्यों नहीं दे? क्या 5वें किस्त देंगे क्या? आप स्पष्ट इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है कि चौथे किस्त में कम राशि दी गई। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको जो राजीव गांधी न्याय योजना की राशि 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए देना था, 3 किस्तों में हमने 1500 करोड़ रुपए दे दिए। शेष बचा हुआ 1104.27 करोड़ रुपए जो बाकी था, उसका अंतिम किस्त का भुगतान अभी 1 मार्च के महीने में 21 मार्च को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इन्होंने किस्तों में कटौती की। हमने बराबर किस्तों की बात नहीं की थी, हमने राजीव गांधी न्याय योजना को 4 किस्तों में देने का वचन दिया था। और आप अगर किसान हैं मार्कंडे जी, तो आप हिसाब लगा के देख लीजिए, आपका 4 किस्तों में मिली हुई राशि, समर्थन मूल्य उसको जोड़िए और आपने जो जमीन धान बेचा है उस रकबे को उसमें भाग दीजिए। चलिए आपके हिस्से में 10,000 रुपए आ चुका है राजीव गांधी न्याय योजना की। मेरे पास समय की कमी है, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है और राजनीतिक रूप से आप कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो, कांग्रेस की सरकार अपने वादे पूरे करे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।